हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं ऑर्डर्ड सेट एंड बेसिस। लास्ट वेक्टर स्पेसिस का लेक्चर में मैं तुम्हें बेसिस बताया था, डायमेंशन बताया था और भी बहुत सारी चीजें बताई थी कि ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, एफडीवीएस क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है वो भी मैंने तुम्हें बताया था। ढेर सारे हमने एग्जांपल्स किए थे, बट एक टॉपिक रह गया था उसमें जिसको मेरे को लेना ही अलग से था। इंटेंशनली मैंने उस वीडियो में नहीं लिया था, जिसका नाम था ऑर्डर्ड सेट एंड बेसिस। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, तो मैं चाहता हूं कि पिछली वाली वीडियो देख लो तभी यहां पे आना, ठीक है, वरना थोड़ा सा इशू हो जाएगा। अब मान लो यहां पे हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने तुम्हें बताया था ये काम करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप का, जो हमने 3 डायमेंशनल स्पेस में अपनी 12th क्लास में हमने पढ़े होंगे, ठीक है। इनका काम ये करते हैं, लेकिन दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि मैंने इसका ऑर्डर फिक्स कर दिया। दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब मैंने ऑर्डर फिक्स कर दिया, भैया ऐसे ही रहेंगे, पहले आई आएगा, फिर जे आएगा, फिर के आएगा, ठीक है। मैं इसको हमेशा ऐसे लिखा करूंगा। मान लो मैंने वो वेक्टर लिखना है, लिखते हैं ना बचपन में, फिर आता था यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने ऑर्डर फिक्स कर दिया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल फिक्स कर दिया ऑर्डर, पहले 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 फिक्स कर दिया, फिक्स। लेकिन अगर ऑर्डर फिक्स ना करें तो, अगर ऑर्डर फिक्स ना करें तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो 0 1 0, क्या भैया इसमें कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल और बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये बिल्कुल अलग हो गई। ये ऑर्डर्ड बेसिस है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। अब ये डिफरेंट ऑर्डर की हो गई, भैया इसमें पहले क्या आ गया, जे, फिर आ गया आई, फिर आ गया के, तो ये अलग हो गया इसका ऑर्डर। ऐसी कितनी ऑर्डर्ड बेसिस बनाई जा सकती है? तुम इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके देखोगे तो टोटल कितने तुम बना सकते हो, आई जे के कितने बना सकते हो? मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें। सबसे पहले यहां लगाओ आई, यहां जाएगा के, यहां जाएगा जे, फिर यहां लगाओ जे, फिर यहां आएगा आई, यहां के, फिर यहां लगाओ जे, फिर यहां आएगा के, यहां पे आई, फिर यहां लगाओ के, फिर यहां लगाओ आई, फिर यहां लगाओ जे, फिर यहां लगाओ के जे आई। देख लो इसके 6 के अलावा कोई बनते हो तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स। तो 6 मेरे ख्याल से इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन और डिफरेंट परम्यूटेशंस बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं, डिफरेंट परम्यूटेशंस बन रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एक सेट ले लूं जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n, अगर मैं n एलिमेंट्स का एक सेट ले लूं, अभी मैं सेट की बात कर रहा हूं, बेसिस पे भी आएंगे। n एलिमेंट का अगर मैं एक सेट ले लूं तो बताओ उसके अंदर कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं? तो तुम कहोगे भैया ऑब्वियसली n फैक्टोरियल। मतलब क्या है ये बताओ? इसका मतलब कि भैया अगर आपने एक सेट लिया है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है और वो बेसिस बना रहा है, बेसिस बनाने की कंडीशन कल तुम्हें बताई थी, मतलब लास्ट लेक्चर में बताई थी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एल ऑफ एस क्या करना चाहिए, पूरे लीनियर स्पैन होना चाहिए वीक, मतलब पूरे के पूरे स्पेस को जनरेट कर दे। स्पेस कौन सा? वेक्टर स्पेस, जो भी हम लेके चलेंगे। यहां तक तो हम बात कर ली थी, अच्छे से बात करी थी, डिटेल में कुछ नहीं छोड़ा था। आज मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं कि ये जो भैया हमारे पास एस है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, अब ये n एलिमेंट्स के कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं? n फैक्टोरियल। मैं इसको अरेंज कैसे कर सकता हूं? n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं। यहां तक समझ आ रहा है? पहली आज की चीज ये रहेगी जो हमारे यूज में आएगी, तो इसको पहला आज की चीज में बताने वाला हूं। नोट कर भी सकते हो, नहीं भी नोट कर सकते, इतना जरूरी नहीं, अभी आगे आने वाली चीज है। दूसरी चीज जो हमारे काम की आएगी वो एक फील्ड थ्योरी से मैं एक चीज लेना चाहूंगा। जब हम ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड करेंगे, मैंने तुम्हें कहा था ऑल्दो कि भैया मैं कुछ भी न्यू चीज नहीं यूज करने वाला, लेकिन आज एक चीज यूज कर रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बट फील्ड थ्योरी की एक चीज याद रखना, मैं तुम्हें प्रूफ पक्का कराऊंगा कि जब भी कोई फाइनाइट फील्ड तुम लिखोगे ना, फाइनाइट फील्ड, तो वो फाइनाइट फील्ड कुछ इस प्रकार से, उस फाइनाइट फील्ड की जो कार्डिनलिटी है ना, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। कार्डिनलिटी ऐसी ड्रामना सा नाम है, कुछ भी नहीं। कार्डिनलिटी ऑफ अ फील्ड क्या होता है? p रेज़ टू पावर k की फॉर्म में। ये p हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर, और k है कोई पॉजिटिव नंबर, ठीक है। k हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और ये क्या है? प्राइम नंबर है। अब तुम कहोगे भैया समझ सा नहीं आ रहा है, ये आप मतलब क्या लिखना चाह रहे हो? मैं बताता हूं। जैसे मान लो Z3 अगर जिसको नहीं पता है ये क्या होता है, Z3 का मतलब होता है 0 1 2, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि तब आएंगे जब मैं किसी भी चीज को 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 आता है, या 1 आता है, या 2 आता है, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आता। आज तक तुमने देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल Z6 ले लो, तो इसमें आएगा 0 1 2 अप टू 5 तक,
इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मजेदार बात क्या है, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 3, मतलब इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? 3, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? 6 ही है। अगर मैं तुमसे कहूं Z11 क्या होता है तो तुम कहोगे सर 1 0 1 अप टू सोन 10 तक, क्योंकि 10 तक रिमाइंडर बच सकते हैं। अगर मैं इसकी कार्डिनैलिटी पूछूं तो ये भी क्या आएगी? 11 आएगी। देख पा रहे हो यहां से? अब तुम कहोगे भैया ये 6 को भी हम प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख पाएंगे? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? हाँ। तो लेकिन जो हम यहाँ पे ज्यादातर फील्ड यूज करते हैं ना, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी जो मैं चीज लिखवाने वाला हूं ना, शायद थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन अभी के लिए उसको थोड़ा डाइजेस्ट कर लेना। मैं तो बता रहा हूं उसको याद भी कर लोगे तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा हमारे लिए। जो मैं अब लिखने वाला हूं, जो कि है Z ऑफ P, Z ऑफ P, ये जो Z ऑफ P है ना, वेयर P इज प्राइम नंबर, P इज प्राइम नंबर। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे भैया? इसमें एलिमेंट, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है? हमेशा P ही होती है, ठीक है। और अगर मैं जनरल तुम्हें कहूं किसी भी फील्ड की कार्डिनैलिटी क्या होती है, किसी भी फाइनाइट फील्ड की, याद रखना वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, किसी भी फाइनाइट फील्ड की जो कार्डिनैलिटी होगी वो होगी P रेज़ टू पावर k, वेयर P इज अ प्राइम नंबर, K इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, किसी भी जनरल फील्ड की। लेकिन ZP की बात करें तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है? P होती है। जितने एलिमेंट, जितने यहां पे प्राइम नंबर होगा वहां यहां पे भी प्राइम नंबर होगा। तुम अब ये पूछ सकते हो कि भैया प्राइम ही क्यों? जल्दी बताएंगे, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें और कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बस ये याद रख लो अभी के लिए, भैया यहां प्राइम लेने वाले हैं, यहां पे भी प्राइम आएगा, बात खत्म, दैट इज इट। और कोई भी जनरल अगर तुम फील्ड लोगे तो फील्ड में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फील्ड में कितने होते हैं? प्राइम नंबर की पावर। अब तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों? प्रूफ पेंडिंग लिख लेना, प्रूफ इज पेंडिंग, मैं कराऊंगा तुम्हें, ठीक है, मैं क्लेम कर रहा हूं, करा। लेकिन फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन अपनी डेफिनेशन पे, जिसका नाम है ऑर्डर्ड सेट। अभी मैंने बहुत सारी बातें कर ली है और अब हम आ सकते हैं ऑर्डर्ड सेट पे, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आने वाले हैं ऑर्डर्ड सेट एंड ऑर्डर्ड बेसिस। तो इसका मतलब हम डेफिनेशन अब लिख सकते हैं ऑर्डर्ड सेट। सो यहां पर हम लिख रहे थे डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? अ सेट S इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n। ये हमारे पास सेट है, इज सेड टू बी एन ऑर्डर्ड सेट इफ इज सेड टू बी एन ऑर्डर्ड सेट if ith element in set is alpha i। भैया ये तो कंफ्यूज हो गए डेफिनेशन से, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या। इसका मतलब है कि मान लो यहां पे है 1 0 0 1 0 0 अप टू सोन 0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 0 1 अप टू सोन 0, फिर चलते 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 लास्ट आएगा 0 0 0 0 एंड में 1। जैसे तुमने यूनिट मैट्रिक्स देखी होगी, n बाय n की, n क्रॉस n की यूनिट मैट्रिक्स है, ऐसे मान लो। लेकिन मैंने एक बार फिक्स कर दिया ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, अप टू सोन ये अल्फा n है, तो हमेशा अल्फा 2 पे तुम्हें यही दिखेगा। तब हम इसे कहेंगे ऑर्डर्ड सेट, तब हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड बेसिस, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो, जो कि है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एन डायमेंशनल स्पेस के लिए। ये तो चीजें मैं बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। आगे सुनो, अब ये हमारे पास आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि इनको कितनी ऐसी ऑर्डर्ड बेसिस आ सकती हैं। तो यहां पे मैं तुम्हें नोट लिखवाना चाहूंगा, कितनी ऑर्डर्ड बेसिस आ सकती है, तो ये हम लिखने वाले हैं। उससे पहले ये समझ लो कि भैया ऑर्डर्ड सेट या ऑर्डर्ड बेसिस क्या, सॉरी इसको ऑर्डर्ड बेसिस नहीं अभी मैं लिख सकता, क्योंकि अभी मैं ऑर्डर्ड सेट लिखवा रहा हूं। इसको कट कर देना भैया अभी, ठीक है, इसको कट कर। अभी मैं ऑर्डर्ड सेट लिखवा रहा हूं, तो बेसिस की अभी थोड़ी देर में बात होगी। तो ऑर्डर्ड सेट में कितने वेज में मैं इसको घुमा सकता हूं, और ऑर्डर्ड सेट होते क्या, जिसमें फिक्स हो गया आज के बाद अल्फा 2 में यही आएगा। हमेशा जब भी तुम अल्फा 2 उठाओगे यही आएगा, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड सेट। अभी मुझे ऑर्डर्ड सेट लिखना है, तो कितनी तरह से मैं इसको घुमा सकता हूं। अभी मैंने बताया था अगर 3 वेक्टर होते हैं तो 6 तरह से उसको परम्यूट कर सकता हूं, उसकी परम्यूटेशन कर सकता हूं। अगर n होंगे तो कितना कर सकता हूं, n फैक्टोरियल, ठीक है। चलो आधा उसको लिख लेते हैं। अ सेट ऐसे लिख लो, एनी सेट ऑफ n वेक्टर्स, एनी सेट ऑफ n वेक्टर्स कैन बी परम्यूटेड या 1 सेकेंड,
कैन बी परम्यूटेड इन n फैक्टोरियल वेज, n फैक्टोरियल वेज। तो कितनी सेट में बना सकता हूं टोटल? n फैक्टोरियल बना सकता हूं। n फैक्टोरियल सारों का अलग अलग ऑर्डर होगा, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैंने इसे स्टैंडर्ड बेसिस बोल दिया तो सारे के सारे अलग ऑर्डर के कितने बन सकते हैं? n फैक्टोरियल बन सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं एक सेट एक फील्ड लू ZP, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं छोटा सा। अगर मैं ZP लूं तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? अभी लिखना मत है, ठीक है, अभी मैं नोट सुंदर बनवाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर मैं ZP लूं तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? P, वो लिखी हुई कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर Z3 लूंगा तो 3 एलिमेंट्स होंगे। अब मैं तुमसे पूछूं, n डायमेंशनल स्पेस है, ZP है, तो बताओ इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? टोटल की कार्डिनैलिटी क्या होगी? भैया P इसमें एलिमेंट थे, n डायमेंशनल स्पेस आप बोल रहे हो। अगर आप हमें बोल रहे हो n डायमेंशनल स्पेस, तो इसकी कार्डिनैलिटी जो होगी वो होगी P रेज़ टू पावर n। खुद सोच के देख लो, अगर एक में P एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर, इसका डायमेंशन कितना है? n डायमेंशनल है, तो भैया इसके अंदर कितने, इसके टोटल के अंदर कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? P रेज़ टू पावर n। जैसे ऐसा कुछ लिखा ना, वैसा कुछ खुद सोच के देखना, इसको मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। पक्का समझ आ रहा है? नहीं समझ आया क्या? कितने हैं ये? n। ये कितने हैं? n। ये कितने हैं? n। आगे कितने आएंगे? n n n n चलते रहेंगे। n है, ये एक में n है और ऐसे में p है, तो टोटल कितने हो गए? p रेज़ टू पावर n। ऐसे तो करते थे, है ना। एक टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? p रेज़ टू पावर n। समझ आ? ऐसे कितने वेक्टर हैं? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे हैं n वेक्टर्स। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोली है ना? S में है n वेक्टर्स, हाँ सही, S में है n वेक्टर्स और ऐसे हैं n वेक्टर्स और ऐसे कितने हैं? ये p। मैंने शायद थोड़ा सा उल्टा बोला, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं एक बार, ठीक है। यहां पे कितने हैं? n वेक्टर्स। ऐसे कितने होंगे? p। ऐसे कितने होंगे? p। मैं रिपीट कर देता हूं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, मुझसे गलती ना हो एटलीस्ट। ऐसे कितने हैं? n। ऐसे कितने हैं? p। इसके अकॉर्डिंग तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? p रेज़ टू पावर n। खुद से सोच लेना, ठीक है। पक्का समझ आ गया कि एक में कितने हैं? p, ऐसे कितने हैं? n, तो टोटल एलिमेंट्स कर लो p रेज़ टू पावर n। तो टोटल कार्डिनैलिटी जो इसमें आ जाएगी, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? p रेज़ टू पावर n। यहां तक तो मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, तो लिख लो इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ, अब लिख लो इसको, इफ p इज अ प्राइम नंबर, is a prime number, then the number of vectors, in Vn Zp इक्वल टू कितने हो जाएंगे? इसको कार्डिनैलिटी भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ Vn Zp कितना हो जाएगा? p रेज़ टू पावर। लेकिन इफ कार्डिनैलिटी ऑफ एनी जनरल फील्ड, एनी फाइनाइट फील्ड, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है? p रेज़ टू पावर k टाइप। अभी बताया मैंने तुम्हें ना, यहां पे भी लिखा हुआ है। ये कोई भी फील्ड है, ये ZP फील्ड है, ठीक है। इसमें क्या होगा? देन v ऑफ n, f क्या होगा? फिर हमारे पास इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगी? इसकी आ जाएगी p रेज़ टू पावर n k। अरे p रेज़ टू पावर k एलिमेंट्स तो पहले ही होंगे इसमें, p रेज़ टू पावर k एलिमेंट्स तो पहले होंगे, है ना। उसके बाद एक और पावर n आ जाएगी। इसको याद रखने का तरीका एक और भी हो सकता है, कार्डिनैलिटी ऑफ f लिखो और उसकी पावर लिख दो डायमेंशन ऑफ v। अब v का भैया डायमेंशन कैसे निकालें, वो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था। तुम्हें उसके लिए बेसिस पता होने चाहिए, बेसिस पे जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसका डायमेंशन होता है। और भी चीजें बताएंगे डायमेंशन निकालने के आने वाली वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे तुम्हें, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं डायमेंशन और बेसिस पे। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ आया क्या? मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना, p रेज़ टू पावर k होल रेज़ टू पावर n। n क्या था? डायमेंशन था वेक्टर स्पेस का, और p रेज़ टू पावर k क्या था? उसकी कार्डिनैलिटी। तो ये भैया अपने दिमाग में रख लो, ये अपने दिमाग में उतारो। अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स कितने होंगे, ये तो टोटल ही हो गए ना। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने होंगे वो बताओ, लिखो। नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। भैया फील्ड थी, जीरो तो आई होगी ना फील्ड में, फील्ड में हमेशा जीरो होती है, उसके बिना कोई फील्ड ही नहीं होती।
फील्ड में हमेशा जीरो एलिमेंट होता ही होता है, उसके बिना कोई फील्ड नहीं होती। फील्ड की प्रॉपर्टीज में बताया था, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, भैया अगर मैं जीरो निकाल दूंगा, टोटल कितने हैं, p रेज टू पावर n। अगर मैं ZP में देखूं, अगर मैं ZP में ना देख के इसमें देखूं, तो किसी भी फील्ड में, जनरल फील्ड में देखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ नॉन जीरो हमारे पास आ जाएंगे p रेज टू पावर n के -1, ठीक है। या फिर अगर इसके में देखता तो ऐसे लिखता p रेज टू पावर n -1। अगर मैं इसके इस सेट के लिए देखता, मैं जनरल फील्ड के लिए लिख रहा हूं, तो भैया लिख ही रहे हो तो जनरल फील्ड के लिए लिख लो, है ना, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाओ, अगर मान लो हमारे पास इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, मान लेते हैं मैंने एक एलिमेंट लिया अल्फा नॉट इक्वल टू 0 और फ्रॉम VN F, तो कितनी चॉइसेस होंगी बताओ मेरे पास, कितनी चॉइस होंगी इनको लेने की। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस, देन बताना मेरे पास टोटल कितनी चॉइस होंगी इसको लेने की। बताओ इसकी टोटल कार्डिनलिटी कितनी होगी। मैं अल्फा में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, टोटल एलिमेंट तो लिखे ना मैंने यहां पे, p रेज टू पावर n होंगे। इसमें बताओ कितने एलिमेंट होंगे, इसमें भैया हो सकते हैं p एलिमेंट्स। भैया आपने p ही क्यों बोला, सॉरी p नहीं, p तो अगर मैं ZP लेता तो होते, f में कितने होंगे, अगर मैं f ले रहा हूं एग्जांपल, तो f में होंगे p रेज टू पावर k। बिल्कुल सही सोचा, अगर तुमने सोचा तो, और सोचा ही नहीं तो फिर भैया फिर तो सलाम है तुम्हें। p रेज टू पावर k एलिमेंट्स, ये सिर्फ तब की बात बता रहा हूं सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है यहां तक समझ आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब मान लो इफ s इज इक्वल टू अल्फा 1 अप टू सोन अल्फा n, ये है हमारे पास। अगर मैं तुमसे और ये क्या है साथ में li का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्फा 1 मेरे को चाहिए, तो उसमें बताओ मेरे को कितनी चॉइसेस मिलेगी बनाने की से। अब तुम कहोगे भैया ये तो बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी, अगर आप ऑर्डर्ड सेट की बात करोगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी हमें, ठीक है। अभी हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे टोटल एलिमेंट्स कितने थे, p रेज टू पावर n के, तो यहां पे मेरे को कितनी चॉइसेस मिल गई है, p रेज टू पावर n के। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो चॉइसेस पूछूं तो -1 भी कर दूं। बात समझ आ गई यहां तक। अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे अल्फा 2 चाहिए, लेकिन वो अल्फा 2 होना चाहिए सच दैट वो अल्फा 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए अल्फा 1 के, तो इसका मतलब अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू k1 टाइम्स अल्फा 1। k1 टाइम्स मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो चॉइसेस मेरे को कितनी मिलने वाली है, p रेज टू पावर n के माइनस p। अभी तुम्हें सोचना पड़ेगा, सॉरी p रेज टू पावर माइनस के p के, क्योंकि एक में तो p के मैंने यूज ही कर लिया, p रेज टू पावर के, इसमें यूज ही हो जाएंगे। ये k1 के लिए मेरे को कितनी चॉइसेस मिलने वाली है, p रेज टू पावर k, वो मेरे को माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो एक बार फिक्स कर देना इसके साथ, ये नहीं होना चाहिए वरना वो सेम ही बना देगा। क्योंकि मेरे को लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो। क्योंकि मेरे को लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है, तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मेरे को ये p रेज टू पावर k हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये p रेज टू पावर k कहां आने वाले, इस k1 में आने वाले। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा 2 जो हमारे पास है, इसको होना पड़ेगा सच दैट ये ना हो k1 अल्फा 1 के इक्वल, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो अल्फा 1 से। ऐसे अल्फा 3 मेरे को लिखना है, लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसके, अल्फा 2 के या 1 के, दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब अल्फा 3 इज नॉट इक्वल टू k1 अल्फा 1 प्लस k2 अल्फा 2। अब बताओ मेरे को कितनी चॉइसेस हो जाएंगी यहां पे मेरे पास, p रेज टू पावर n के तो टोटल चॉइसेस थी भैया, p रेज टू पावर k ऊपर चला गया, p रेज टू पावर k तो नीचे चले गए, तो टोटल मेरे पास इतनी चीजें तो जा ही चुकी हैं। ऐसे आगे चलो, p रेज टू पावर 4 सॉरी अल्फा 4 मेरे को चूज करना, तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा 4 नहीं होना चाहिए, k1 अल्फा 1 प्लस k2 अल्फा 2 प्लस k3 अल्फा 3। कितनी चॉइसेस जा चुकी हैं मेरे पास, जा चुकी है p रेज टू पावर 3 के, इतनी चॉइसेस जा चुकी हैं। p रेज टू पावर k यहां गई, p रेज टू पावर k यहां गई, p रेज टू पावर k यहां गई। इसका मतलब
मेरे पास कितनी इसके लिए बची हैं, कितने एलिमेंट्स बचे हैं जो मैं ये अल्फा 4 जिसमें से चूज कर सकता हूं, वो p⁻n माइनस p⁻3 के हो जाएगा। अगर यहां पे मान लो मैंने इसमें n ही ले लिया है, इसमें n ही वेक्टर ले लिया मैंने ना, तो इसको n की जगह कोई और नंबर ले लो, इसको r ले लो, इसको r ले लो, ठीक है। ये n क्या है, ये तो डायमेंशन होता है ना भैया वेक्टर स्पेस का, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इक्वल टू n। ये n को इससे कंफ्यूज मत करना, इसको r दे दो, ठीक है। हमारे पास r वेक्टर है। देखो 4 के लिए यहां 3r है, 3 के लिए 2r है, इसका मतलब अल्फा r के लिए क्या आएगा, p⁻n k माइनस p⁻r माइनस 1 इंटू k। ये हमारे पास इतनी चॉइसेस मिलने वाले हैं इसके लिए। कोई दिक्कत है यहां तक? कंफ्यूजन तो नहीं हुई कि मैंने यहां पे r क्यों लिख दिया और ये n क्या है? ये n हमारे पास था डायमेंशन, ठीक है, और ये r हमारे पास क्या है, कितने इस सेट में एलिमेंट है। अब भैया अलग अलग सेट लेके आओगे, अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेके आओगे, तो मेरे पास अलग अलग ये ऐसे बन जाएंगे। क्या आपका कोई सेट लेके आते जिसमें s एलिमेंट्स होते, तो फिर मेरे को यहाँ पे s-1 तक लिखना पड़ता। अगर मान लो यहाँ पे 100 होते तो मेरे को 99 तक लिखना पड़ता। अगर यहाँ पे, अब तुम सोचोगे क्या भैया कितने ऐसे बन सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। अब मैं तुमसे पूछूं, अच्छा ये एक चीज मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट, टोटल कंस्ट्रक्ट करने के मेरे को वेज बताओ, नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट सेट एस, बताना कितने वेज होंगे। ध्यान से सोच समझ के, 2 मिनट का समय लेना। सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है भैया, और कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन भी कहां ही दिखा है, कहीं नहीं दिखा। सिंपल परम्यूटेशन है, ध्यान से सोच के बताओ मेरे को क्या होगा। सोच लिया, चलो। टोटल मेरे पास बेस होने वाले हैं, सबसे पहले p⁻n k माइनस p⁻k, दूसरा मेरे पास होने वाला है p⁻n k माइनस p⁻2k, अप टू सोन, अरे वो n फैक्टोरियल नहीं बताया था, है ना, वैसे ही कुछ है, p⁻n k माइनस p⁻r माइनस 1 k। ये r क्या है, k क्या है और n क्या है, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। p⁻k हमारे पास क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ फील्ड, कार्डिनैलिटी ऑफ फील्ड, ये ध्यान रखना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फील्ड। r क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन S, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन S, वेक्टर्स इन S। n क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भैया ये 3 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर मैं जनरल ये वाली फील्ड ले लेता ZP, अगर मैं सिर्फ ZP ले लेता तो कार्डिनैलिटी इसकी कितनी होती है P, फिर जहां जहां K दिख रहा है उसको उड़ा दो, K को उड़ा दो, जहां जहां पे तुम्हें K दिखाई दे रहा है, अगर मैं ZP लेता तो। और क्योंकि ZP बहुत ज्यादा फेमस है तो क्वेश्चन भी इसी का ही बनता है, ठीक है। फिर तुम K को 1 1 1 1 1 रख दो, बात समझ गए। मैंने तो जनरल लिखवा दिया फॉर्मूला, अगर ZP वाला क्वेश्चन कभी तुम्हें दिखाई देता है तो भैया यहाँ पे 1 1 1 1 1 रख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब मैं तुमसे कहता नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट सेट S, इसे लिख लिया, नीचे वाले लिख लिया अच्छे से, चलो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। हाँ, तो कितने वेज होंगे, क्या इतने वेज होंगे, नहीं भैया, हमने परम्यूटेशन में पढ़ा था हमने परम्यूटेशन में पढ़ा था, इसमें तो रिपीटिशन भी होंगी भैया, इसमें तो रिपीटिशन भी होंगी। और हमें कौन सा ऑर्डर्ड सेट चाहिए, हमें ऑर्डर थोड़ी चाहिए भैया, ये तो सेट है, हमें ऑर्डर, आपने वर्ड ही नहीं यूज किया ऑर्डर्ड सेट, आपने थोड़ी वर्ड यूज किया ऑर्डर, आपने तो ये लिखा नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट सेट एस, आपने ये थोड़ी लिखा ऑर्डर्ड होने चाहिए। अरे ऑर्डर्ड में तो और भी बन जाएंगे, फिर हम आई को जे नहीं लिख, आई जे को जे आई नहीं लिख सकते, आप तो फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दो, यहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा आर फैक्टोरियल से। वो होता था ना आर फैक्टोरियल, क्या होता है यहाँ पे, आर फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ रिपीटिशंस। अब ये जिसको ये नहीं समझ आ रहा ना थोड़ा सा, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं परम्यूटेशन की वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, छोटी सी बना देंगे, उसमें सीख लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे इज इक्वल टू में ये क्या आ गया अब हमारे पास, मैं थोड़ा सा रब करना चाहूंगा, यहां से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो अभी फॉर्मूला आया है, इसको मैं एक समेशन की फॉर्म में लिख देता हूं, मतलब समेशन तो नहीं कर पाएंगे, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स, यहां से लिख लेना,
नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स। तो थोड़ा ध्यान से लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स। ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स कितने हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मतलब कि भैया रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे पी एन के माइनस पी के, ठीक है, पी एन के माइनस पी टू के अप टू सोन, चलते जाएंगे हमारे पास बनेगा पी रेस टू पावर एन के, ये हो जाएगा पी रेस टू पावर एन के माइनस पी रेस टू पावर आर माइनस वन के अपॉन पूरे के अपॉन में आर फैक्टोरियल। इंपोर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लो। अगर मैं ऑर्डर्ड सेट पूछूं तो क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड सेट, तो लिख लो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सेट, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सेट। अभी भी मैं बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि ये बेसिस ही हो। बेसिस कब होता है कि अगर डायमेंशन हमारे पास कितना है, v का n है, तो s में भी कितने एलिमेंट होने चाहिए, n ही एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया चीज कि यहाँ पे r एलिमेंट थे इसके अंदर, तो ये r r r r r है ना यहाँ पे, वैसे कहां गया r, ये रहा। तो ये r आ रहा है, इसकी वजह से भैया ये अभी बेसिस नहीं है, ये अभी क्या है, एक सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट का। तो ऐसे भी कह सकते हो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स बन सकते हैं, इतने, नंबर ऑफ डिफरेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स इतने बन सकते हैं जितने ये नंबर आएगा। अब मैं पूछूं ऑर्डर्ड कितने बन सकते हैं, ऑर्डर तो भैया बहुत सारे होंगे, इसमें तो मैंने रिपीटिशन हटा दी, इसमें तो रिपीटिशन भी आ जाएगी। इसका मतलब ये कितने बन जाएंगे, पी रेस पर एन के, पी रेस पर के, मैं देख लेता हूं, मार्कर बहुत हाईलाइट लाइट हो गया है बट दिख रहा है, पी रेस पर एन के, पी रेस पर एन के माइनस पी रेस पर टू के अप टू सोन पी रेस पर एन के माइनस पी रेस पर आर माइनस वन के। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑर्डर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस कितनी होंगी या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस कितनी होंगी, वो कितनी होंगी ये बताओ, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस कितनी होंगी। अरे ये तो कंफ्यूज में आ गए, ये तो आपने बड़ी अजीब बात बोल दी, अब कैसे निकाले, कोई मुश्किल नहीं है, ये आर को क्या पुट कर दो, एन पुट कर दो। आर क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, अगर वो इक्वल हो गया डायमेंशन के तो भैया वो बेसिस बन गई। बेसिस की तो डायमेंशन की तो डेफिनेशन यही होती है, डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। बेसिस का है, याद रखना, ठीक है, एक से बहुत ज्यादा बेसिस हो सकती है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस, या हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, p रेस टू पावर n के माइनस p रेस टू पावर k अप टू सोन p रेस टू पावर n के माइनस p रेस टू पावर r की जगह बस क्या पुट कर दो, n माइनस वन के अपॉन में n फैक्टोरियल। अगर मैं ऑर्डर्ड बेसिस पूछूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस भी लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस, ये हमारे पास हो जाएगी p रेस टू पावर n के माइनस p रेस टू पावर k अप टू सोन p रेस टू पावर n के माइनस p रेस टू पावर n माइनस वन के। दीज आर दी ऑर्डर्ड बेसिस। तो यहां पे हमारे इसी के साथ कंप्लीट थ्योरी होती है। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल पे, पर मैं एक बार दोबारा से इसको समराइज कर देना चाहता हूं, ठीक है, एक बार इसे नोट करो, मैं मार्कर लेके आता हूं। यस, तो वी आर बैक। तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ, हाँ बढ़िया चल रहा है तो मार्कर, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं लास्ट वाले को, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये दिख नहीं रहा होगा। यहां आ जाएगा p रेस टू पावर n के माइनस p रेस टू पावर k अप टू सोन p रेस टू पावर n के माइनस p रेस टू पावर n माइनस वन के, ठीक है। आई होप कि अब ये दिखाई दे रहा हो, हाँ बाकी सब दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये r इक्वल टू n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन सेट, एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, इसे वेक्टर्स कहेंगे। नंबर ऑफ वेक्टर्स इन S कितने थे, R, अगर वो इक्वल हो गया n के, जो कि था डायमेंशन ऑफ V, तब हमारे पास ये दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स बताओ, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बताओ, तो इतने, अभी सेट की बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने R लिखा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सेट पूछूंगा तो इतने आएंगे। ऑर्डर्ड का मतलब अगर तुम i j को j i लिखोगे काउंट होगा, इसमें नहीं काउंट होगा यार, इसमें नहीं काउंट होगा, इसमें काउंट होगा,
ऐसे सारे काउंट हो जाएंगे, तो इसमें तो बहुत सारे बन जाएंगे यार, इसीलिए तो आर फैक्टोरियल हटेगा नीचे से। ठीक है, इसमें रिपीटिशंस अलाउड है। रिपीटिशंस का मतलब कि आई जे जे आई होगा, ये भी डालो, आई जे के आई अलग अलग है डालो, इसमें नहीं अलाउड है, इसमें ऐसा नहीं अलाउड है। ठीक है, रिपीटिशन को हटा दो, आई जे के आ गया, बात खत्म है यार, फालतू का स्यापा नहीं डालना, वो इसमें है। ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ वेक्टर जो थे, जो आर था नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एस, अगर वो नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एस अगर वो इक्वल हो गया डायमेंशन के, डायमेंशन का मतलब एन के इक्वल हो गया, तो क्या होगा, तब भैया हमारे पास, तब क्या होगा, तब हमारे पास वो चीज क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी बन गया और डायमेंशन के इक्वल उसमें एलिमेंट्स भी आ गए, तो वो बेसिस होती है। ठीक है, बेसिस की दो ही कंडीशन होती है, या तो एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इसको तो बनाया ही हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट से, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसमें उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, एन एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस कितनी बन जाएंगी, इतनी जितने सेट्स बन रहे थे। डिफरेंट क्यों बोले, क्योंकि भैया यहाँ आई जे और जे आई अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, क्योंकि एन फैक्टोरियल से डिवाइड करा, रिपीटिशंस हटा दी, रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस इतनी होगी, क्योंकि इसमें आई जे आई एक अलग अलग चीज होंगी। ठीक है, इसको यहां तक नोट करो, फिर मैं यहां पे क्वेश्चंस भी कराता हूं इसके। चलो नोट कर लेते हैं इसको। सो मैं यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया तुम्हारे लिए, 6 क्वेश्चन लिखे। अगर हमने ये 6 क्वेश्चन कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा। शर्ट चेंज हो गई क्योंकि वीडियो में कुछ इश्यू आ गया था, जिसकी वजह से बंद हो गई, बट ठीक है, अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। बट ध्यान से सुनेंगे, अगर हमने ये 6 क्वेश्चन कर लिए तो हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, और ये 6 क्वेश्चन में सारी चीजें सीख जाएंगे। अभी पिछला जो लेक्चर गया 30-40 मिनट का, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। बस मेरे को ना इस पूरे चीज में ना एक चीज पता लगे, अब पूरे क्वेश्चन में एक चीज को पता करना है कि मैं पहले तो ऑर्डर्ड बेसिस देखना चाहता हूं या फिर मैं नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस देखना चाहता हूं। ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड बेसिस ज्यादा होती है नंबर ऑफ बेसिस से। क्यों, कितनी ज्यादा होती है, एन फैक्टोरियल ज्यादा होती है। अभी बताया था मैंने, है ना, मतलब एक बेसिस से मैं कितनी ऑर्डर्ड बेसिस बना पाऊंगा, एन फैक्टोरियल ऑर्डर्ड बेसिस बना दूंगा। अगर इसमें एन एलिमेंट्स है तो कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, ठीक है, एन ऑर्डर्ड बेसिस बना सकता हूं। समझ पा रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है, अभी मैंने कहीं हवा में उड़ा दो उसको बात को। चलो, तो अब मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस फाइंड आउट करने। ऑर्डर्ड बेसिस निकालने का क्या है, जगह थोड़ी मैंने ज्यादा ही घेर लिया बोर्ड पे, इसलिए ध्यान से समझ लेना, ब्लू मार्क करें, मजा आ जाएगा। तो कैसे निकाले, हमें किस किस की चीज की जरूरत पड़ती है, आर की, पी की, एन की। बस ये मेरे को आर पी एन पता लग गया, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला में उठा के डाल देंगे वैल्यूज। आर क्या होता है, एक सेट में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर तुम्हें चाहिए। देखना क्वेश्चन में कितने चाहिए, ये कह रहे हैं 2 चाहिए, तो 2 आ गए। पी क्या होता है हमारे पास, फील्ड में कितने एलिमेंट्स हैं, फील्ड की कार्डिनलिटी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ, मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, कार्डिनलिटी ऑफ एनी जनरल फील्ड क्या होती है, पी रेज़्ड टू पावर के, और कार्डिनलिटी ऑफ जेड पी क्या होती है, पी, है ना, वो पी के क्या कह सकते हो उसे, जो रिमाइंडर बचते हैं डिवाइड करने के बाद, वो जैसे मान लो यहाँ पे Z5 होता, जैसे वहां पे Z5 है, Z5 की क्या आ जाएगी, 0 1 2 3 4, 5 ही तो होते हैं, तो इसका मतलब 5 आ जाएगी इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है, और यहाँ पे प्राइम ही क्यों रख रहे हैं वो जल्दी बताऊंगा मैं, ग्रुप थ्योरी में उसको बताने वाला हूं। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना, इसका प्रूफ कराएंगे, पहले भी कह रखा मैंने तुम्हें, ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पे फिलहाल के लिए एन क्या, सॉरी, पी क्या हमारे पास आ जाएगा 5। पी होता है कि फील्ड में कितने एलिमेंट है, या फील्ड की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एन क्या होता है, एन डायमेंशन ऑफ स्पेस, स्पेस का डायमेंशन क्या है 3, तो यहां पे 3 लिख दो। अभी कंफ्यूज करता हूं बेटा तुम, ये v की जगह अगर मैंने p लिख दिया ना तो मैं बताऊंगा क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए इसे कर लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, परेशान मत हो। बस अब क्या, तो कुछ भी नहीं रह गया इसमें, आंसर लिखते हैं तो सीधे। क्या फॉर्मूला था ऑर्डर्ड बेसिस का, ऑर्डर्ड बेसिस का फॉर्मूला था p रेज़ टू पावर n, मतलब 5 की पावर 3 माइनस 1, 5 की पावर 3 माइनस 5, बस इतना ही तो होगा। अरे यही तो फॉर्मूला था यार, p रेज़ टू पावर n माइनस 1, p रेज़ टू पावर n, p अप टू सोन कहां तक था, p रेज़ टू पावर n माइनस p r माइनस 1, r माइनस 1 तक लिखते थे तो हो गया, r माइनस 1 तक हमने लिख दिया, r माइनस 1 मतलब 1 पावर तक लिखना है, हो गया, दैट इज इट। ये हो गई ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस। वैसे कितनी डिफरेंट बेसिस होंगी भैया, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सही, सॉरी n से नहीं,
आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आर फैक्टोरियल से, कितने क्या आर, ये 2 फैक्टोरियल, दैट इज इट। हो गया, पढ़ लिया हमने एकदम बढ़िया, यही था हमारे पास आंसर। अगर हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो हो गया। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में बताना क्या होगा। इसको मैं रब करने वाला हूं तो ध्यान से देख लो, इसको मैं रब कर रहा हूं तो इसको ध्यान से देख लेना। नीचे वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो, इसमें क्या होने वाला है। अब क्या होगा भैया इसमें, तो ये कौन सा वेक्टर स्पेस है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस। और ये क्या शो करता है नीचे, ये शो करता है डिग्री। तो मेरे को ये बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे भैया, एक तो 1 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हो सकती है पॉलिनोमियल की, एक x हो सकता है जिसकी पावर 1 हो, x स्क्वायर हो सकता है जिसकी पावर 2 हो, x क्यूब हो सकता है जिसकी पावर 3 हो। इसका मतलब ये 4 एलिमेंट्स है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तभी तो वेक्टर स्पेस बना रहे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसमें ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब तो यही हुआ सीधा सीधा कि इसका डायमेंशन कितना हो गया, 4। तो याद रखना P3 का डायमेंशन, P3 का डायमेंशन 4 होता है, P5 का 6 होता है, Pn का क्या होगा, n+1। ध्यान रखना इस चीज का। अभी मैं डायमेंशन ऑफ सबस्पेस की बात करूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल के लिए तो इसे याद रखो। अगला लेक्चर आने वाला डायमेंशन ऑफ सबस्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो Pn, डायमेंशन ऑफ जनरल Pn क्या आ जाएगी, n+1। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कहीं लिख लेना इसे भी। तो यहां पे हमारे पास n कितना दिख रहा है, 4। कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं तुम्हें, n कितना दिख रहा है, 4, मतलब डायमेंशन कितना है, 4। r कितना है इसमें, r की वैल्यू मेरे को दिख रही है 3, क्योंकि इन्होंने कहा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए सेट में, ठीक है, चलो मान लेते हैं। उसके बाद p कितना है, p मेरे को दिखाई दे रहा है 2। अरे 2 ही तो है ना, 0 और 1, बस अब तो हो गया क्वेश्चन। यहां लिख दो p रेज टू पावर n -1, p रेज टू पावर n -2, p रेज टू पावर n 2 का स्क्वायर, p रेज टू पावर n 2 का क्यूब, सॉरी 2 तक ही आएगी बस, 3 - 1 2 ही होता है। अभी मुझे ऑर्डर नहीं निकालना, वैसी बेसिस वैसी सेट निकालने कितने बनेंगे, तो इसको क्या करो इसे 2 रेज टू पावर 4 -2, 2 रेज टू पावर 4 - 2 स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, दैट इज इट। कर लिया हमने, हो गया, चलो आ जाओ। अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन में भैया, जिसकी मेन जगह हम घेर के बैठे इतनी देर से, उसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ, तो ये वेक्टर स्पेस लिखा हुआ है। पहले मेरे को बताओ n अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क था, इन दोनों के फॉर्मूला में क्या फर्क था, बस इतना ही फर्क है भैया। यहाँ पे r से किसको रिप्लेस कर दो, n से रिप्लेस कर दो, दैट इज इट। हम पहुंच गए बेसिस पे। क्यों, क्योंकि r तो हमारे पास क्या था, मैं तुम्हें बताता हूं एक बार r क्या था। सेट में हम ढूंढ रहे हैं r एलिमेंट्स, r लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। अगर वो r n के ही इक्वल हो जाता है तो वो बेसिस बना देगा। ऐसा सेट जिसमें n एलिमेंट्स हो और सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो सेट को जनरेट करे, दैट इज नोन एज बेसिस। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ध्यान से मैं एक और बार बोल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक सेट है जिसमें r एलिमेंट्स हो और वो r किसके इक्वल हो जाए, गलती से n के इक्वल हो जाए, तो वो बेसिस भी बनाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, पूरी श्योरिटी से बोल रहा हूं, ध्यान से। यहां r कितना दिखाई दे रहा है, सॉरी यहां तो r होता नहीं भैया, आप ही बोल के आप ही कंफ्यूज। चलो n यहां पे कितना होगा, कितने डायमेंशनल स्पेस है, 4 डायमेंशनल स्पेस है भैया। लिखा तो 3 है, अबे भैया 3 लिखा है यहाँ पे। कौन कौन से एलिमेंट होता है P3 में, 1 x स्क्वायर x क्यूब, 4 एलिमेंट है, 4 डायमेंशनल। यहाँ पे p कितना दे रखा है, 3। तो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस कैसे आएंगे भैया, ऑर्डर्ड बेसिस हमें पता है n फैक्टोरियल ज्यादा होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा p रेज टू पावर n, मतलब 3 की पावर 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3। 4 है ना, तो मेरे को कहां तक जाना है, 4 से कम तक, ठीक है। जैसे वहां r-1 तक जाते थे, बस यहाँ r को n से रिप्लेस कर दो, दैट इज इट, खत्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर बेसिस आर देयर ऑन इन दिस। इसमें n कितना दिखाई दे रहा है, 4, p कितना दिखाई दे रहा है, 3। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 4 माइनस 3,
3^4 3^4 अब क्या करें, डिवाइड करेंगे पूरे को कितने से, n फैक्टोरियल से, मतलब 4 फैक्टोरियल से, दैट इज इट। 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे एंड दैट इज इट। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन तुम खुद से करो, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से करो और ये वाला क्वेश्चन भी तुम खुद से करो। मैं एक बार देख लूं कि भैया इसमें दिखाई भी दे रहे हैं या नहीं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, एक 5th वाला और एक 6th वाला। एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा इसका, मेरे को तो देखने में बहुत सुंदर सा लग रहा है, बट तुम भी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आज। सो दैट इज इट, दैट्स फ्रॉम माय साइड। हमने ऑर्डर्ड बेसिस ऑर्डर, भैया यहां से बन जाएगा क्वेश्चन, पता चले इतना लंबा चौड़ा वेक्टर स्पेस पढ़ लिया क्वेश्चन आ गया यहां से, तो फंस मत जाना। अब तुम निकाल लेंगे, मेरे को यहाँ पे कोई भी और कौन किस किस पे क्वेश्चन आ सकते थे भैया, एन टपल पे आ सकते थे। मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ एक्सपेक्टेड कैसे होते हैं। जब मैं प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं पहले ही बता देता हूँ। अभी मैंने कौन सा वेक्टर स्पेस यूज किया, अभी मैंने वेक्टर स्पेस यूज किया, एक तो मैंने जनरल वेक्टर स्पेस यूज किया V3 V4 V5, जिसमें डायमेंशन सीधा सीधा देख के पता लग जाता था। एक तो मैंने अभी जनरल वेक्टर स्पेस यूज किया ऐसे, जिसमें डायमेंशन यही बता देता था कि डायमेंशन ऑफ V क्या है n। और मैं क्या यूज कर सकता था, आज मैंने यूज किया पॉलिनोमियल का। एक पॉलिनोमियल ऐसे वाला भी होता है जिसका डायमेंशन ही इनफाइनाइट होता है भैया, उसके लिए तो फिर क्या ही बताए। इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में तो इनफाइनाइट बेसिस होंगी, इनफाइनाइट बेसिस होगी, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस के लिए इनफाइनाइट बेसिस होंगी। उसके बाद क्या हो सकता था भैया, एन टपल का हो सकता था, एन टपल का क्वेश्चन बन सकते थे। ये एन टपल भैया फिर आपने कराया क्यों नहीं भैया, मैट्रिसेस पे बन सकता था, मैट्रिसेस स्पेस पे बन सकता था, फिर भैया आपने कराया क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता हूं पहले मैं इसका डायमेंशन तो बता दूं। अभी तो तुम्हें इसका डायमेंशन निकालना आ गया, इसका डायमेंशन निकालना आ गया, और मैं तुम्हें मैट्रिक्स दे दूं भैया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक बताना इसका ये कैसे निकालू नंबर ऑफ बेसिस। अरे भैया तुम्हें डायमेंशन ही नहीं पता, एन कहां से निकालोगे? एन इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, आता डायमेंशन निकालना अभी नहीं सीखे, अभी नहीं सीखे हम, तो पहले इसका डायमेंशन निकालना सीख ले, फिर हम ये क्वेश्चन पे आने वाले। फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा बट ठीक है, इतना भी कुछ एडवांस वाला है नहीं। फंक्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चन के लिए फिलहाल के लिए जितने अभी तुम्हें कराए ना मैंने पिछली स्लाइड में, उनको दिमाग में रखो। आगे के क्वेश्चन भैया कैसे होंगे, जब तुम नेक्स्ट वीडियो देख लोगे जो कि आने वाली है, डायमेंशन ऑफ सबस्पेसिस। जब तुम्हें सबस्पेसिस के डायमेंशन निकालने आ जाएंगे, दैट इज इट भैया। उसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इन पे तो ढेर क्वेश्चन बना दूं। जितने क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं वो सारे इससे लिंक्ड हो जाएंगे, याद रखना। अगले में बताऊंगा सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की, और ढेर सारी चीजें बताऊंगा, अलग अलग चीजों का कैसे डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारी चीजें बताने वाला, बहुत सारी चीजें, फंक्शन के बारे में, एन टपल के बारे में, बहुत सारी चीजें। तब उसके बाद ये वाला सारा काम हम दोबारा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस वीडियो में, अभी नहीं। बात समझ पा रहे हो? तो आई होप कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और मैंने तुम्हें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता दिए कि भैया ये अभी हम कर क्यों नहीं पाएंगे, ये हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमें डायमेंशन निकालना सबस्पेसिस का नहीं सीखा है। जब हम डायमेंशन निकालना सीख लेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस पे वापस आएंगे और फिर इनको निचोड़ के रख देंगे, तो हम कर लेंगे फिर इन्हें, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन स्पेस पढ़ा है, अभी तो काफी काम पड़ा यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।